हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका सेकंड पेपर एजुकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है, आने वाला एग्ज़ाम, इसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट आपको कल के लिए। और एक फास्ट रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स इसका, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ लगभग 25 क्वेश्चंस हम करेंगे और उसके साथ हम कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका एक रिवीजन भी शार्प हो जाएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा और उस कंसेप्ट को भी पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। और चित्त शांत करके सुनना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि बर्डन ले लेना है, रिलैक्स होकर देखना है कि ये कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या है। तो एक एग्जाम से पहले का एक फास्ट रिवीजन है ये, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो इससे पहले कि हम एक रिवीजन की बात करें एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो अपनी SWMG इंस्टॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और 15 मार्च तक इसमें आपको 25% ऑफ चल रहा है फीस का। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। और ये पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है द एम्फेसिस ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क LOCF इज ऑन। कह रहा है कि लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क का जोर इस पर है। किस चीज पे जोर है? LOCF का। हो सकता है कि आपसे LOCF की फुल फॉर्म भी पूछ ले एग्जाम में। दिस इज लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। ये किसका है? इस पे यानी किस चीज पे इसका जोर है, इसका मतलब क्या है? लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम, ठीक है ना, फ्रेमवर्क। ये बेसिकली है, इसमें एक तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अनुप्रयोग है, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, छात्रों को समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान करना। दोनों चीज है, बिकॉज इसमें क्या है, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि एक तरह से छात्र पे, जो स्टूडेंट है, इसमें नॉलेज का अनुप्रयोग करना है और छात्र को पूर्ण विकास, उस छात्र का पूर्ण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना बात है, मतलब उसका चहुमुखी विकास करने की बात है। तो इसमें एक तो बी तो पक्का आएगा ही आएगा फ्रेंड्स, बी को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि होलिस्टिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स है, छात्रों को समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान करना। और बी ऑप्शन अगर देखो आप, ये ए और बी सिर्फ फर्स्ट में ही है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो ये, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट को तो छोड़ ही नहीं सकते, बी वाला आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ए और बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ कीवर्ड बताता हूं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, जब आउटकम बेस्ड की बात हो। आउटकम बेस्ड की बात है ना, यानी कि परिणाम आधारित बात है ना। ये मेजरेबल होता है, असेसमेंट वगैरह से हम मापन करते हैं बच्चे का कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रखता है बेसिकली, यानी कि छात्र केंद्रित और इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषय, मतलब छात्र केंद्रित है तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स वो चूज कर सकता है। एविडेंस बेस्ड होता है, साक्ष्य आधारित बात होती है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही हो। एविडेंस बेस्ड, ये पॉजिटिव सारे के सारे शब्द हैं अगर क्वेश्चन में दिखे तो। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात होती है, निरंतर सुधार की बात होती है। जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो अभी जो ये टर्म हमने पढ़ी है LOCF, इसका ये मतलब है, मतलब सारी की सारी चीजें ये होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। क्या क्या? आउटकम बेस्ड, मेजरेबल, स्टूडेंट सेंटर्ड और इंटरडिसिप्लिनरी, एविडेंस बेस्ड और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। ये शब्द मिल जाए तो ये पॉजिटिव शब्द हैं, सारे सकारात्मक हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। वो अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? बताइए समाजशास्त्र का जनक कौन है? ये तो आपको फैक्चुअल पता होना चाहिए। अगस्त कॉम्टे जी को माना जाता है फ्रेंड्स। इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन शायद गलत नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। इनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, है ना, बेसिकली, क्योंकि ये नहीं होता है तो ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं तो सिलेक्शन से थोड़ा दिक्कत कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CIPP मॉडल पे क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ये कह रहा है विच एस्पेक्ट ऑफ CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम इन्वॉल्व मटेरियल, टाइम, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स नीडेड फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द स्कूल। पाठ्यक्रम के CIPP मॉडल के किस पहलू में विद्यालय के प्रभावी कार्य संचालन हेतु सामग्री, समय, भौतिक एवं मानवीय संसाधन शामिल होते हैं?
मैं इसका एक बार आंसर बता देता हूं, फिर आपको CIPP का मतलब और उनको चारों स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। ये चारों जो ऑप्शन है ना, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, यही इसका एक फुल फॉर्म है, ठीक है ना, बात समझ गए। और आपको CIPP, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इनपुट, प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये CIPP है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है कि मटेरियल, टाइम, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स नीडेड फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द स्कूल, यानी कि किसी भी स्कूल के प्रभावी कार्य के संचालन हेतु जो सामग्री, समय, भौतिक एवं मानवीय संसाधन शामिल होते हैं, वो कौन से मॉडल में कहाँ पे शामिल होंगे, संदर्भ में होंगे, इनपुट में होंगे, प्रक्रिया में होंगे या उत्पाद में होंगे। आप एक बार आइडिया लगाओ कहाँ होने चाहिए, ये बेसिकली इनपुट में ही होने चाहिए ना, ये इनपुट दे रहे हैं सारे के सारे, ये तभी आगे की चीजें की प्रोसेसिंग चलेगी। तो ये इनपुट ऑप्शन हो गया। इसको मैं चारों में आपको बता देता हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CIPP क्या है आपको बता दिया, ये इनपुट, C फॉर कॉन्टेक्स्ट, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस एंड फिर P फॉर प्रोडक्ट है। और इसमें क्या क्या है देखो, कॉन्टेक्स्ट में आपका होता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है, याद रखना आपके गोल्स क्या है, ये आएगा कॉन्टेक्स्ट में। इनपुट में जो भी रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, करिकुलम कंटेंट है, वो आ जाएगा। प्रोसेस में आ जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो आ जाएगी। और प्रोडक्ट में आ जाएंगे स्किल, वैल्यू, एटीट्यूड, रिजल्ट्स, ये सब प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। तो अब कोई भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा इस CIPP मॉडल में कौन सा कहाँ पे आता है, ठीक है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में आता है, कौन सा इनपुट में आता है, कौन सा प्रोसेस में आता है, कौन सा प्रोडक्ट में आता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हायर स्केल टू लोअर स्केल। स्केल की बात करते हैं हम, बात करते हैं ना नॉमिनल स्केल, ऐसे एक बॉक्स बना के पढ़ते हैं अगर आपको याद है तो सबसे बेसिक स्केल होता है नॉमिनल स्केल और सबसे एडवांस स्केल होता है रेशियो स्केल, हमें पता है। तो आपको पूछा है हायर स्केल से लोअर स्केल की तरफ जाना है, तो हायर तो कौन सा, इसमें रेशियो सबसे हायर है और नॉमिनल सबसे लास्ट में आएगा, सबसे बेसिक है। तो बी सबसे पहले, सी सबसे लास्ट में, ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, ये थर्ड ऑप्शन देखो, ये रहा। बी सबसे पहले रेशियो, उसके बाद आ गया इंटरवल, उसके बाद आ गया ऑर्डिनल और सबसे लास्ट में या सबसे लोअर स्केल है नॉमिनल स्केल। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, यानी कि BDAC। समझ में आ गया फ्रेंड्स, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जेंडर के बारे में नॉमिनल स्केल बताता है, ऑर्डर क्या बताता है, जैसे हैप्पीनेस के ऑर्डर होते हैं ना, हैप्पी, वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है। रेशियो स्केल में ओरिजिन की बात होती है, एब्सोल्यूट जीरो की बात होती है, ये सब बातें होती है ना, ये रिसर्च एप्टीट्यूड में भी कहीं ना कहीं काम आती है आपको स्केलिंग, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। आगे वाला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ। निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्रियों को उनके जन्म वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले इनमें किनका जन्म हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर जी का हुआ है सबसे पहले। अगर इनमें देखें तो डी सबसे पहले आ जाएगा, डी सबसे पहले आ जाएगा भी। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी का हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करो, डी सबसे पहले, उसके बाद बी, तो डी और बी, डी बी इसी में है ना, ये रहा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी बी। उसके बाद अरविंदो घोष जी और उसके बाद है कृष्णामूर्ति जी, तो ये राइट आंसर हो गया। इनके ईयर्स भी मैं बता देता हूं कि कौन कौन से ईयर्स में किनका बर्थ हुआ है। तो इनमें अगर सबसे पहले बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर जी का हुआ है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का, उसके बाद अरविंदो घोष जी का और उसके बाद जे कृष्णामूर्ति जी का, ठीक है। तो मैं चारों आपको बर्थ डेट बता देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी का 7 मई 1861, याद रखना है ये। विवेकानंद जी का 12 जनवरी 1863, है ना, 1863। उसके बाद अरविंदो घोष जी का 15 अगस्त 1872, 1872 और कृष्णामूर्ति में 11 मई 1895। रविंद्रनाथ टैगोर जी का 7 मई 1861, 1861। तो सबसे पहले इनका हुआ है, तो ये सीक्वेंस हम देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एज रिकमेंडेड बाय जीन पियाजे ने जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, ब्रेन के डेवलपमेंट की बात की थी, तो उन्होंने कहा है कि उनके चरणों का सही क्रम कौन सा है। सबसे पहला उन्होंने कौन सा चरण, उसके बाद कौन सा, ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज आई थी, यानी कि जो सेंसरी मोटर गतिवाही अवस्था सबसे पहले ये आई।
फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आया था, उसके बाद कंकरेंट और उसके बाद फॉर्मल। तो सबसे पहले सेंसरी है, ठीक है, उसके बाद है प्री ऑपरेशनल, ठीक है, उसके बाद है कंकरेंट और उसके बाद है फॉर्मल। तो राइट ऑप्शन ये हो गया डी। ये तो आपको पता ही होगा, मैं आपको ईयर्स भी बता देता हूँ, बेसिकली आप ध्यान रखना। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो आपको पता है बर्थ से 2 साल, है ना, बर्थ से 2 साल है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल। उसके बाद कंकरेंट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 से उसके ऊपर, ठीक है। तो आपको कंकरेंट और ये पता ही होगा ना, अमूर्त और मूर्त की जो बात करते हैं, संवेदी की बात करते हैं, ये सारी की सारी। तो ये ईयर भी याद रख लेना, ये सीक्वेंस भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव, है ना। ये बहुत जगह काम आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको बहुत ही पेपर 1 में काम आता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहे हैं कि विच ईयर द पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट वाज इनेक्टेड। ये पूछा है कि निःशक्त व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। ये किया गया था 1995, 1995 के अंदर। ये तो आपको ईयर याद रखना है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज ये ईयर आप ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लर्निंग थ्रू इनफॉर्मल एजुकेशन इज कॉल्ड। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से। बस एक तो फॉर्मल हो गया, है ना। फॉर्मल क्या है, औपचारिक होता है, जिसमें स्कूल एजुकेशन, स्कूल 4 दीवारी में प्रॉपर करिकुलम, वो फॉर्मल हो गया। एक होता है नॉन फॉर्मल, ये शब्द होता है ना, देख लो, एक तो होता है फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक, एक होता है नॉन फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अब ये नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल कई बार अनौपचारिक एक जैसे ही लगते हैं। फॉर्मल तो आप समझते हो, फॉर्मल तो 4 दीवारी में बेसिकली पढ़ना, औपचारिक में वो फॉर्मल में आ गया। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जो फॉर्मल का ही फ्लेक्सिबल रूप है नॉन फॉर्मल, फॉर्मल का ही फ्लेक्सिबल, जैसे ओपन क्लासेज या ओपन लर्निंग करते हैं ना, वो इसकी स्ट्रक्चर तो होगी नॉन फॉर्मल की, लेकिन फ्लेक्सिबल होगा, जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हो। बट इनफॉर्मल होगा, अनौपचारिक बिल्कुल, जहां पे किसी भी तरह की स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये आप मतलब पूरे जीवन पर्यंत सीखते रहते हो, वो आता है इनफॉर्मल में। तो यहाँ इस तरह के ओपन लर्निंग नहीं आएगा, इसमें ओपन लर्निंग एक तरह से नॉन फॉर्मल है, तो ये नहीं आएगा। ये इनफॉर्मल पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मल तो आएगा ही नहीं, इनसाइड फुल लर्निंग भी नहीं आएगा। इसमें आएगा लर्निंग बाय चांस और इंसिडेंटल लर्निंग, संयोगवश सीखना अथवा आकस्मिक सीखना, जो जीवन भर सीखते रहते हो, ये आएगा इनफॉर्मल में, ठीक है। तो ये नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में कंफ्यूजन हो जाता है, ये याद रखना फ्रेंड्स प्लीज, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन ए सीक्वेंस प्रोपोज्ड बाय गॉड, क्रिस्टेंस एंड कांजी। इनके द्वारा, यानी कि क्रिस्टेंसन और कांजी 2002 द्वारा पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के निम्नलिखित चरणों का क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। जो उन्होंने एक क्रम दिया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का, तो इसमें सबसे पहले, अगर आपको याद है ना, सबसे पहले इसमें क्वालिटी इंस्पेक्शन है, गुणवत्ता निरीक्षण है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो कहीं है क्या, सी। हाँ, सबसे पहले सी में एक में ही है, देखो ये आ गया, ये राइट आंसर हो ही गया। सबसे पहले है गुणवत्ता इंस्पेक्शन, यानी कि गुणवत्ता का निरीक्षण। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण। उसके बाद है क्वालिटी इंश्योरेंस, गुणवत्ता आश्वासन। और उसके बाद है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सबसे लास्ट में बी। तो ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, CADB, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अरिस्टोटल्स टीचिंग बिकम द फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर। अरस्तु का उपदेश निम्नलिखित में से के लिए दार्शनिक आधार बना। किसका दार्शनिक आधार बना, देखो ये थोड़ा सा अगर बात करें वास्तविकता के लिए बात करते हैं, यथार्थवाद, रियलिज्म की बात करते हैं, थोड़ा ज्यादा ऊपर उठ के रियलिज्म की तरफ आ जाते हैं, तो इसका सही आंसर वास्तविकतावाद के लिए होगा, ठीक है ना। आदर्शवाद से थोड़ा ऊपर उठ के रियलिज्म की बात, ये वास्तविकतावाद के लिए आ जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वास्तविकतावाद, रियलिज्म, ठीक है। याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं कुछ कुछ बातें आपको अरस्तु जी के बारे में बता देता हूँ। अरस्तु जी एक यूनानी दार्शनिक थे, है ना, और प्लेटो के शिष्य थे ये, और इन्होंने सिकंदर महान को भी पढ़ाया था भाई, ठीक है, सिकंदर को पढ़ाया था इन्होंने। और इन्होंने क्या है, वह सभी वस्तुओं में अधिकता और कमी के बीच एक सुनहरा अर्थ खोजने में विश्वास रखते थे।
और उनके नैतिक सिद्धांत ने सद्गुणों की अवधारणा और एक पूर्ण जीवन जीने में व्यवहारिक ज्ञान के महत्व पर बल दिया। राजनीति में अरस्तु ने मध्यम वर्ग द्वारा शासन के सिद्धांत पर आधारित एक संवैधानिक सरकार के लिए तर्क दिया और तत्व मीमांसा में उन्होंने कहा है कि वास्तविकता पदार्थ और रूप से बनी है और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य खुशी और बौद्धिक समझ पर प्राप्त करना है। तो यानी कि रियलिज्म की, यानी कि ये बहुत ही यानी कि वास्तविकता की तरफ की बात कर रहे हैं, तो रियलिज्म इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य खुशी और बौद्धिक समझ प्राप्त करना है, तो ये बेसिकली कहाँ पे चले गए हैं, ये वास्तविकतावाद के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ध्यान से समझना। आगे है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE एज ए रेगुलेटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। कब अस्तित्व में आई? हो सकता है आपको NCTE की फुल फॉर्म भी पूछ ले, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये आई है 17 अगस्त 1995 को, 17 अगस्त 1995 को आई है। ये प्लीज ईयर याद रखना फ्रेंड्स, 17 अगस्त 1995। हो सकता है आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले और ईयर भी पूछ ले। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य समावेशी और साम्यमूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है? आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल 17 है, 2000 जनवरी 2016 में आए, 2030 तक अचीव करना है। तो इसमें इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात कौन करता है? ये कौन सा गोल करता है? कितने नंबर का? गोल नंबर 4 करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसी चीजें गलत नहीं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपको याद होना चाहिए कि कितने 8 गोल हैं, कौन कौन से हैं, किस किस की बात करते हैं। वो प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इनका नंबर सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। अगर याद है ठीक है, कभी टेंशन नहीं लेनी है, कभी टेंशन लेके बैठ जाओ। एक बार सरसरी नजर से देखो, ये रिवीजन कर लो। ये क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके सो जाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं, ये कह रहा है ए प्रोजेक्टिव टेक्निक इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ। प्रक्षेपीय तकनीक उपयोग में कब लाई जाती है या उपयोग में किस लिए लाई जाती है? बताओ, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये व्यक्तित्व के मापन के लिए होती है, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए होती है, प्लीज ध्यान रखना, है ना। किस लिए होती है? पर्सनैलिटी। इसको डिटेल में कभी बात करेंगे। ये पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए होती है, याद रखना। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, प्रक्षेपीय तकनीक है ये, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतना अवस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? किसने अस्वीकार किया भाई, बताओ। साइकोलॉजी में ये स्वीकार किया, अस्वीकार किया, सॉरी, जो रिजेक्ट किया किसने? वॉटसन ने किया था भाई, याद रखना। किसने किया है? वॉटसन ने। जॉन वॉटसन ने किया है, इनका नाम याद रखना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकमेंडेड दैट एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, IRAHE, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, ठीक है, शुड रिप्लेस NCTE, AICTE, UGC एंड अदर्स। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की है कि उच्चतर शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण को NCET, AICTE, UGC और अन्य संस्थान पर प्रतिस्थापन करना चाहिए? ये किसने रिकमेंड किया? ये रिकमेंड किया नेशनल नॉलेज कमीशन ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ये किया, याद रखना। अब मैं आपसे एक बात पूछ लूं फ्रेंड्स, ये आपको सारे को पता ही है ना, यशपाल कमेटी किस लिए है ये भी पता होगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में क्या क्या मेन बातें ये पता होगा, कोठारी कमीशन में क्या क्या मेन बातें हैं ये पता होगा। यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रिवीजन करने का मतलब यही है कि आप जैसे इस वीडियो को देखें तो 1-2 घंटे ये जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ इनको फटाफट रिवाइज कर दो, जो आपका शॉर्ट नोट्स बना हुआ है या किसी भी तरह का। पर टेंशन नहीं लेना है प्लीज, ये टेंशन के लिए बात मत कर लेना दिमाग में, है ना। चलो, आगे कह रहा है कि वो अमंग द फॉलोइंग कोइन द टर्म फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक एक संकलनात्मक मूल्यांकन शब्दों का
प्रतिपादित किया। आपको जो हम बात करते हैं ना इवैल्यूएशन में बात करते हैं समेटिव, फॉर्मेटिव, इप्सेटिव, ये तो ये पूछ रहा है कि फॉर्मेटिव और समेटिव है वो किसने, इन टर्म्स को किसने दिया था? तो ये टर्म्स जो दिए थे ये माइकल स्क्रिवेन ने दिया था, याद रखना प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दिया किसने, बताओ, ये पूछ लिया है ना, ये पूछ लिया, ये ना पूछ के कि होता क्या है, ये किसने दिया टर्म, ये भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन entrusted the responsibility of in-service teacher education for primary, elementary school as per National Policy on Education 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सेवारत अध्यापक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? किसको सौंपी गई है? ये जिम्मेदारी सौंपी गई है डाइट को। किसको? डाइट को, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसको सौंपी गई है, याद रखना भी, ठीक है। और आपको अब क्या करना है, IASC की फुल फॉर्म याद रख लेना, CTEs की फुल फॉर्म याद रख लेना, है ना, ऐसे याद रख लो। एक एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। जैसे अभी हम 25 करेंगे तो 100 देख सकते हो कि अच्छा अच्छा इसका मतलब यही है। टेंशन नहीं लेना है, फटाफट रिवीजन करना है कि अच्छा ये चीज देखूं, ये नोट्स में कहाँ लिखी है, ये देखूं, ऐसे हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। चलो आगे कह रहे हैं, हु वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? शिक्षण के समझ स्तर का प्रमुख प्रस्तावक कौन थे? जो हम बात करते हैं ना, आपको पता है मेमोरी लेवल की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की लेवल की, रिफ्लेक्टिव की, तो ये पूछ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? अंडरस्टैंडिंग लेवल तो मॉरिसन का है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा किसका है, हर्बर्ट का पता होना चाहिए, हंट का, है ना, ये सब पता ही होगा आपको, तो ये तो बहुत आपके लिए हलवा क्वेश्चन होगा ये तो, है ना, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कई बार मिस्टेक भी हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट कवर्ड अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? अब ये क्वेश्चन ही कंफ्यूज कर देता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक गैर संभाव्यता न्यायादर्श के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि नॉट कवर्ड अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब कौन सी बात कर रहा है? प्रोबेबल पूछ रहा है ये कि कौन सी इसमें प्रोबेबल है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी में गलती होती है। सैंपलिंग दो तरह की बात करते हैं ना, प्रोबेबल सैंपलिंग यानी कि प्रायिकता, और नॉन प्रोबेबल गैर प्रायिकता, जिसमें हम प्रोबेबल में बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की बात करते हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, क्लस्टर सैंपलिंग की बात करते हैं, ये सब प्रोबेबल है। नॉन प्रोबेबल में हम बात क्या करते हैं, जो परपजिव सैंपलिंग है, कोटा सैंपलिंग है, डायमेंशनल सैंपलिंग है, स्नोबॉल सैंपलिंग है, ये सब बात करते हैं। तो इसमें पूछा है नॉट कवर्ड अंडर नॉन प्रोबेबल, यानी कि प्रोबेबल की बात कर रहा है, यानी कि प्रायिकता की बात कर रहा है, तो वो कौन सी है इसमें? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन में इसके थोड़ा सा ये था, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से आराम से इसको शांति से सारे क्वेश्चंस को सुनना है फ्रेंड्स, आराम से, किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, चित्त रिलैक्स रखना है, मन शांत रखना है। और आपको फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, इस पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं UGC नेट के बारे में, तो हम तैयारी करते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। लाइव क्लासेस भी होती है, अगर लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड सेशन भी रहते हैं, और दोनों मीडियम में बात करते हैं। फ्रेंड्स अपना चित्त शांत रखें प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना लें, ठीक है। आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम को परफॉर्म करना है। और आप जैसे एक ध्यान रखना कि 3 घंटे लगातार ऐसे स्क्रीन की तरफ देखते हो ना, तो इरिटेशन होती है आंखों में, तो ऐसे 10 क्वेश्चन करें, थोड़ी सी आईज क्लोज करी 5-7 सेकंड के लिए, इससे रिलैक्स माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। सो मत जाना, ठीक है, ध्यान रखना, और इस तरह से मैनेज करना अपने आप के टाइम को अच्छे से, शांति से, वहां अच्छे से परफॉर्म करना है 3 आवर्स में। बाद में ये मत कह देना कि मैं ये कर देता तो ये हो जाता, ये कर देता तो ये नहीं, बाद में आपके सिवाय ये टाइम जाने के बाद कुछ नहीं होगा। तो अपने आप को शांत रखें, चित्त रिलैक्स रखें, और अच्छे से परफॉर्म करें, अपना बेस्ट दे के आने की कोशिश करें बिना किसी टेंशन के। आपको ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।